हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीएस का जिसने भी केंद्रीय विद्यालय का जिसने भी फॉर्म भरा था टीजीटी का, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है जो कि 12 से 14 फरवरी आपके एग्ज़ाम दिया है 2023 में। तो 12 से 14 फरवरी के बीच टीजीटी का एग्ज़ाम होगा। तो उस से एक सप्ताह पहले शायद एडमिट कार्ड आएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि केबीएस के पेपर सॉल्व चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ जो पेपर हुए हैं अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के, उनको हम देखेंगे, उनके क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 2018 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। मेनली जो क्वेश्चंस जो इसके अंदर आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अपने टेक्निकल की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंग्लिश और राइट साइड में हिंदी लिखी हुई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द एमिटर एफिशिएंसी इज। तो यहाँ पे आपसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की एमिटर एफिशिएंसी पूछी है, ठीक है। और एमिटर एफिशिएंसी जो रेशियो होता है द एमिटर करंट का ड्यू टू एमिटर मेजोरिटी कैरियर, ठीक है, जो जंक्शन जेई के अक्रॉस होते हैं, यानी कि एमिटर जंक्शन के अक्रॉस अपॉन टोटल एमिटर करंट, यह इसका आंसर होता है। लिखने का तरीका मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये लिखने का तरीका है और इसको गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे फॉर्मूला के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि गामा यहाँ दिया, ठीक है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो ये दो दो तरीके हैं, एक पीएनपी के लिए एक एनपीएन के लिए। और गामा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है वो 0.98 से 0.99 के बीच होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो द डिवाइस दैट कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सभी लोग जानते हैं ऑप्टिकल रेडिएशन मतलब जो सन की एनर्जी है, ठीक है। और इसका आंसर होगा सोलर सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, और जूम कर देते हैं इसको, हिंदी को अभी साइड पे रखते हैं, हम इंग्लिश से काम चलाएंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेल। तो जैसा कि आप जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल जो होते हैं जो कि चार्ज नहीं होते एक बार डिस्चार्ज होने के बाद, और सेकेंडरी सेल होते हैं जो कि रिचार्ज कर सकते हैं हम जिसको आसानी से। तो इसमें से लेड एसिड सेल जो है आपको वो सेकेंडरी सेल है, ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी सेल। और कौन सा एग्जांपल हो सकते हैं, निकल आयरन सेल, ये सब सारे कौन से होते हैं आपकी सेकेंडरी सेल होते हैं। प्राइमरी सेल में जैसे कि ड्राई सेल और डैनियल सेल आता है, ड्राई सेल और डैनियल सेल प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो विथ S1 क्लोज्ड इन फिगर व्हाट इज द इवेंचुअल स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट। तो काफी सिंपल एक क्वेश्चन है। स्टेडी स्टेट में आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि इंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पे इंडक्टर जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और स्विच क्लोज हो जाएगा इस प्रकार से, तो आई इक्वल्स टू क्या बचेगा, केवल V अपॉन आर। तो V आपको दिया हुआ है 25 वोल्ट और R आपको दिया है 1 किलो ओम, तो 25 अपॉन 1 किलो ओम, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आएगा, 25 मिली एम्प्स। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का होल बार इज। तो यहाँ डी मॉर्गन्स थ्योरम लगेगी, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप आंसर बता सकते हैं। आंसर आपका होगा ए बार बी बार। जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दो होते हैं आपके, ठीक है। उसी प्रकार ए बी इक्वल्स टू बी ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए दोनों आते हैं आपके कम्यूटेटिव लॉ के अंदर। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको धुंधला सा दिखाई देगा, पेपर में फोटो अच्छी नहीं आई है इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि द ट्रेस ऑफ एन ऑक्सिलोस्कोप continually moves to the right of the screen when, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो ट्रेसिंग होती है ऑक्सिलोस्कोप के अंदर वो कंटिन्यूसली राइट स्क्रीन के राइट पे मूव करती है। वो क्यों करती है, क्योंकि जो स्वीपिंग पीरियड होता है, ठीक है, द स्वीप पीरियड जो होता है वो स्मॉलर होता है सिग्नल पीरियड से। जब आप सीआरओ पढ़ते हैं, ऑक्सिलोस्कोप को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि एक स्वीप पीरियड टाइम होता है जिसको टीएसपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टीएसडब्ल्यूपी से रिप्रेजेंट किया जाता है स्वीप पीरियड टाइम को, और सिग्नल पीरियड को टीएसपी से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो TSWP जो होता है वो आपका स्मॉलर किससे होता है? TSP से, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर एटम, ठीक है। कॉपर एटम का आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन बैलेंस, यानी कि बैलेंस आप जानते होंगे, बैलेंस का मतलब होता है कि फ्रीली इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। तो कॉपर का जो आप एटॉमिक नंबर जानते होंगे, तो यहाँ पे -1, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कॉपर के लिए 29, 2 8 18, कॉपर 29 होता है, तो 2 8, ठीक है, और 18, ठीक है, ये कितने हो गए 28, और बचा क्या 1। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? 1, ठीक है। तो 1 आपका है, तो आंसर क्या होगा आपका? +1। -1 नहीं होगा, +1 होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव बट रिप्रेजेंटेशन इज पॉजिटिव फॉर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स विद सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M, जो आप देख पा रहे होंगे ग्राफ के अंदर है। तो यहाँ पर नियरली वाइज पूछा गया है, तो यहाँ जो आंसर होगा आपका होगा L1 + L2 + 2M, ठीक है। तो माइनस कब लगता है? जब दूर दूर होते हैं, ठीक है, और पास पास होते हैं। यहाँ पे अब L1 + L2 + 2M पूरा पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट बाई नेक्स्ट का मतलब एक यहाँ है तो एक यहाँ है, या फिर यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए। इन अ सेमीकंडक्टर होल्स एग्जिस्ट इन, होल्स आपके कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? बैलेंस बैंड के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? द बैलेंस बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अट्यून्ड क्लास सी एम्पलीफायर, इसमें मोस्टली जो पेपर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भरे होंगे। क्लास सी एक ट्यून्ड क्लास सी एम्पलीफायर है जिसकी पावर सप्लाई है 12 वोल्ट। व्हाट इज द आइडियल पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो पीक टू पीक वोल्टेज जो होता है वो 2 टाइम्स होता है, जो भी आपको सप्लाई दी है 2 टाइम्स ऑफ BS, ठीक है। तो आंसर इज 24 पीक टू पीक वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ अ ट्रांजिस्टर द पैरामीटर H22 पूछा गया है, ठीक है। H22 कैन बी डिफाइंड एज, H22 जो है आपका वो होता है I2/V2, है ना। H22 जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम जब H पैरामीटर पढ़ते हैं, तो इसका आंसर होता है I2/V2, ठीक है। और इसमें I1 जो होता है ना वो 0 होता है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि आउटपुट कंडक्टेंस विथ इनपुट ओपन सर्किटेड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना I1 = 0, तो इनपुट आपका ओपन सर्किटेड रहेगा और आउटपुट कंडक्टेंस यानी कि H22 क्या होगा? I2/V2। टू अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम ऑल कंपोनेंट मस्ट बी, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में जहाँ पे मोर देन एक सोर्सेस से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? लीनियर और बाइलेटरल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिलीज हैज द मैक्सिमम नॉइज मार्जिन। देखिए नॉइज मार्जिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अब आपको शो कर देते हैं आंसर। तो देखिए आपका CMOS है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं RTL, DTL, TTL, ECL और CMOS। यहाँ पे नॉइज मार्जिन की वैल्यू दी गई है, फैन आउट की वैल्यूज लिखी हुई हैं और प्रोपोर्शनल डिले की वैल्यू लिखी हुई है। तो ये वैल्यूज आप याद कर सकते हैं। हो सकता है कि इस बार आपसे फैन आउट की वैल्यू पूछ ली जाए या TPD की वैल्यू पूछ ली जाए। सो आंसर क्या होगा आपका? CMOS, क्योंकि उसका मैक्सिमम नॉइज मार्जिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A + A बार B कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? जो A + A बार B है उसको हम लिख सकते हैं A + A बार ब्रैकेट क्लोज और डॉट A + B, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो आंसर आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि A + A बार क्या हो जाता है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एक सेमीकंडक्टर
in a semiconductor crystal, if an energy band has a spread of 1 electron volt, and if there are 10 to the power 22 discrete states in this band, which are equally spaced in energy, then the difference between two consecutive discrete states will be. तो देखिए यहाँ पर आपको मैं फॉर्मूला शो कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए एक डिस्क्रीट स्टेट यानी कि वन डिस्क्रीट स्टेट जो होती है वो 1 अपॉन टोटल डिस्क्रीट स्टेट के बराबर होती है, और टोटल आपको क्वेश्चन के अंदर दी है 10 की पावर 22। तो ऊपर जब ये जाएगा न्यूमरेटर में तो 10 टू दी पावर -22 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आरसी नेटवर्क शोन इन द फिगर कैन प्रोवाइड अ मैक्सिमम थ्योरेटिकल फेज शिफ्ट ऑफ। बहुत आसान होता है फेज शिफ्ट इसमें निकालना। देखिए स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहला अगर मान लीजिए इतना सा सर्किट है, इतना देखेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो आंसर आपका होगा 180 डिग्री। एक पेयर जो होता है आरओसी का, आपको ध्यान रखना है, एक पेयर जो होता है आरओसी का वो आपके 60 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। ठीक है, तो 3 पेयर कितने करेंगे, 60 इंटू 3 डायरेक्ट 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर इज गिवन एज। देखिए बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर आपने अगर देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ना। तो यहाँ आप जो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ R1 R2 C1 C2 लिखते हैं। ठीक है, अगर वैल्यूज सारी इक्वल्स हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की, तो आंसर आएगा 1/2 पाई RC। Which of the following logic gates are known as universal gate? तो यूनिवर्सल गेट्स आप अच्छे से जानते होंगे कौन से होते हैं, नैंड और नॉट। टेस्ला किसकी यूनिट होती है, तो टेस्ला एक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। फ्लक्स डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं B फाई अपॉन A। ठीक है, और दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, ठीक है, तो वेबर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो एम्पियर पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो मोल पर मीटर, फ्लक्स डेंसिटी की बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। कैपेसिटेंस इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटर पोटेंशियल टू स्टोर एनर्जी इन। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे, दैट इज द आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव whose एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू 7.644। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार से सॉल्व होगा। एवरेज वैल्यू जो होती है वो 0.637 होती है मैक्सिमम वैल्यू के। तो यहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 12 वोल्ट आएगा। आपको निकालना है फाइनली आरएमएस वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपकी 12 वोल्ट, √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8.484 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट टाइम कांस्टेंट है इज डिफाइंड एज नो मोर देन डैश द पल्स विथ इन टाइम फॉर द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक शॉर्ट टाइम कांस्टेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है आपके टाउ इस प्रकार से। तो ये जो लास्ट वैल्यू जो जाती है इसकी वो 5 टाउ तक जाती है। ठीक है, तो आंसर इसका 1/5 होगा। ठीक है, द पॉइंट एट विच अ मैग्नेटिक मटेरियल लूजेस इट्स फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। तो जब ऐसा पॉइंट होता है जहां मैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, एक रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर है। रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर क्या करता है आपका, यहाँ पर आंसर होगा आपका
प्रोड्यूसेस नॉन साइनसोइडल आउटपुट। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर को ध्यान रखना है कि एक नॉन लीनियर इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर सर्किट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है आपका नॉन साइनसोइडल रिपीटेटिव आउटपुट सिग्नल। ठीक है, जैसे कि जैसे कि ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव, ठीक है, और जैसे कि स्क्वायर वेव। तो ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव आपके एक प्रकार के रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के एग्जांपल। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ एम्पलीफायर विच एग्जिबिट्स क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन इन इट्स आउटपुट। तो क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन की बात करें तो क्लास बी। ठीक है, क्लास बी एम्पलीफायर क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन अपना मतलब एक्सिबिट करता है। ठीक है, होता है उसके अंदर क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन। होता क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है कि जब एक साइड का आउटपुट स्टेज ऑफ हो जाता है तो दूसरा साइड टर्न ऑन हो जाता है। क्लास बी एम्पलीफायर में एक अकर होता है जो कि एलिमिनेट किया जाता है क्लास ए बी एम्पलीफायर के अंदर। ठीक है, अगर हम क्लास बी का कंडक्शन एंगल देखें तो 180 डिग्री के लगभग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक आरसी सर्किट है जिसमें आर दिया है 10 किलो ओम, सी दिया है 0.05 माइक्रोफैरेड, अप्लाइड वोल्टेज है 36 वोल्ट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक सी टू चार्ज टू 24 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आर दिया है, सी दिया है, वी दिया है, टाइम टेकन जो आपको दिया है क्वेश्चन में 24 वोल्ट दिया गया है। टाइम टेकन यानी कि कैपेसिटर का टाइम होगा 24, नॉर्मल वोल्टेज आपको 36 दिया है, 1 माइनस सी की पावर टी की वैल्यू आपको टाउ की वैल्यू दी है। टाउ कैसे निकालेंगे आप? आर इंटू सी से, और टी आपको फाइंड करना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2 FM, वेयर FM is the highest modulation frequency। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव की जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है वो 2 टाइम्स होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो यहाँ पर सिंपल होता है इम्प्लीमेंट में। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, और बैंडविड्थ जो होती है वो नैरो होती है किसके कंपैरिजन में? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिजल्टिंग करंट थ्रू दी सर्किट। तो यहाँ पर आप केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, केवीएल जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तक क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से, हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 दिया है आपको शुरू में, 10 माइनस रजिस्टर है 4.7 के, 4.7 के इंटू आई, के का मतलब 10⁻³ है यहाँ पे। ठीक है, फिर एक सिलिकॉन है तो माइनस 0.7 लग जाएगा। फिर क्या है आपका 2.2 के है, माइनस 2.2 के, के 10⁻³ है आई, और लास्ट में क्या है E2 जो है वो यहाँ पे -5 वोल्ट है, तो ये प्लस हो जाएगा, +5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, के को 10⁻³ रख देना, आई की वैल्यू आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, यूजिंग द मेथड ऑफ मैश करेंट्स एनी रेजिस्टेंस कॉमन टू टू मैशेस हैज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 2 अपोजिंग मैश करंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं अगर मान लो आपको कोई सर्किट दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार सा, और I1 इसमें फ्लो कर रहा है और I2 इसमें है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 2 मैश करंट्स हैं जो कि अपोजिंग नेचर के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन एमीटर एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट फैक्टर एंड करंट गेन अल्फा इज। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है, इसका आंसर जो है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इंटू गामा, यानी कि करंट गेन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रांसपोर्ट फैक्टर इंटू एफिशिएंसी। द नॉन लीनियर डिस्टोर्शन विथ नेगेटिव फीडबैक, यहाँ नेगेटिव फीडबैक की बात करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है, 1/1 प्लस ए बीटा। द विजिबल एलईडी आर मेड ऑफ अ मटेरियल हैविंग एनर्जी बैंड गैप ऑफ। तो विजिबल जो एलईडी होती है नॉर्मल, वो उसकी जो आपकी एनर्जी बैंड गैप होता है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है कंसिस्ट ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ 10 किलो ओम रेजिस्टेंस। इफ दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ थेवेनिन इक्विवेलेंट हाउ मच इज द VTH, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, देखो BTH नॉर्मल हमसे पूछा गया है, तो BTH हम अच्छे से जानते हैं, BTH होता है हमारा, अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट के फॉर्म में पूछ रहे हैं तो BTH I इंटू आर एन, एन मतलब नॉर्टन, और करंट आपको क्या दिया गया है 100 माइक्रो एम्पियर, और आर दिया है 10 किलो ओम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर क्या आएगा आपका 1 वोल्ट। देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि in a circuit shown below the collector current at Q point is, Q point आप जानते हैं क्विसेंट पॉइंट होता है, ठीक है। अब जब आप बीजेटी वगैरह पढ़ते हैं तो क्विसेंट पॉइंट के बारे में पढ़ते होंगे। Q पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट बोल दीजिए या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट, तो इसका नाम है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख लीजिए और मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखिए करना क्या है आपको, आपको दो चीजें ध्यान रखना है, आईसी जो होता है वो आपका बीटा आई भी होता है, ठीक है। इनपुट साइड जो है आपका, इस पे केवीएल लगाएंगे, इनपुट साइड में केवीएल लगाओ, क्या आएगा IVRB, IVRB, ठीक है, माइनस BBE आएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका BCC, BCC, और ये सब जीरो के बराबर हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। यहां से क्या निकल सकता है आपका, आई भी निकल सकता है, आई भी कितना आ जाएगा निकल के, BCC माइनस BB अपॉन RB, है ना, और इसमें रख दीजिए बस, आई भी आई है, बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, बीटा BCC माइनस BB अपॉन RB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पुश पुल एम्पलीफायर देयर अकर्स कैंसिलेशन ऑफ। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स। क्यों, ऑड हार्मोनिक्स में जनरली थर्ड हार्मोनिक्स मोर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर जो है एक पावर एम्पलीफायर है जो कि हाई पावर देता है लोड को, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रहा है वो इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स का होता है, और हार्मोनिक्स जनरली डिस्टॉर्शन किसका करते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स का। सो आंसर इज फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, इन अ डायक द ब्रेक डाउन वोल्टेज आर रिलेटेड विद ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ऑप्शन नंबर सी, BBR1 इक्वल्स टू BBR2 अपॉन 2। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कैसा होता है आपका डायक, ऐसा होता है, ठीक है। डायक एक टू टर्मिनल डिवाइस है, एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है दो पीएन जंक्शन डायोड का। देखिए यहाँ H11 आपसे पूछ लिया गया है, तो H11 क्या होता है, V1 अपॉन I1,
और इसमें V2 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इनपुट रेजिस्टेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किट होगा, तभी V2 क्या होगा आपका, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 0 होगा। तो कलेक्टर करंट इन अ क्लास C एम्पलीफायर, जो आंसर है इसका क्लास सी एम्पलीफायर की बात करें तो फ्लोस फॉर 120 डिग्री और लेस ऑफ द एसी इनपुट साइकिल। ठीक है, क्लास बी का ध्यान रखोगे तो 180 डिग्री होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस डायोड, तो यहाँ पर जो आंसर है वो टनल डायोड होगा। टनल डायोड आपका एक नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस डायोड होता है, इसको इसाकी डायोड के नाम से भी जाना जाता है। In reverse bias region, the reverse current of a silicon diode doubles for every, ये theoretical एक क्वेश्चन है। और रिवर्स साइड में जब रिवर्स बायस रीजन की बात करते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की, तो जो डबलिंग होती है रिवर्स करंट की वो 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से होती है। ठीक है, तो 10 डिग्री टेम्परेचर में डबलिंग हो जाती है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इज कॉस बाई, क्यों होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, माइनॉरिटी चार्ज करिए अच्छी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मेटल semiconductor contacts, the Schottky effect is an image force induced lowering of the potential energy for charge carrier emission when an electric field is applied. This image force is, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शॉटकी इफेक्ट का जो इमेज फोर्स इंड्यूसिंग होती है उसका आपको अक्षर याद रखना है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कैपेसिटर का 10 और 10 यहाँ पे सीरीज में है तो पैरेलल जैसे ऑपरेट होगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, आंसर आपका 16 माइक्रोफैराड आएगा। नेक्स्ट है, इन अ फिक्स्ड बायस सर्किट होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, द कलेक्टर सैचुरेशन करंट इज गिवन एस। ठीक है, यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा होगा कलेक्टर साइड, ये आपका कलेक्टर साइड है और सैचुरेशन करंट क्या होना चाहिए आपका, BCC अपॉन RC, दैट्स योर आंसर। इन अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ अ ट्रांजिस्टर H12, देखिए यहाँ पूरे H पैरामीटर से आपसे पूछ लिए गए हैं, H12 भी आपसे पूछा जा रहा है। तो H12 जो होता है वो होता है V1 अपॉन V2। ठीक है, और इसमें I1 जो होता है वो 0 होता है। तो रिवर्स ओपन सर्किट वोल्टेज एम्पलीफिकेशन आपका क्या होगा, आंसर। पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम रिव्यू की वेबसाइट से, वहां से मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम ग्रुप, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं कोशिश करूंगा आज डाल दूंगा। ठीक है, ड्रेन कंडक्टेंस ऑफ एन चैनल मॉसफेट इन अ लीनियर रीजन, तो देखिए ध्यान रखना है कि ड्रेन कंडक्टेंस की बात हो रही है तो स्क्वायर नहीं लगेगा, फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपॉन एल BGS माइनस BTH। और ड्रेन करंट की बात हो रही है तो यहाँ आंसर लास्ट वाला होता है। द ट्रांसपोर्ट फैक्टर इन PJT इज डिफाइंड एज, देखिए हमने शुरू में भी एक बात किया था। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, और यहाँ पे अब आपसे ट्रांसपोर्ट फैक्टर पूछा जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट फैक्टर का फॉर्मूला होता है इंजेक्टेड कैरियर करंट रीचिंग एट कलेक्टर जंक्शन अपॉन इंजेक्टेड करंट एट एमिटर जंक्शन। फॉर द सिलिकॉन डायोड द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट इज, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ID इक्वल्स टू, कैसे करेंगे आप, 8 माइनस 0.7 अपॉन 2.2 के, इसने करा है यहाँ 8 माइनस 0.7 अपॉन 2.2 के। ठीक है,
डिप्लीशन रीजन क्या कंसिस्ट करता है? तो डिप्लीशन रीजन आप जानते हैं एक ऐसा रीजन होता है जिसमें पॉजिटिव स्पेस चार्ज एन साइड में आते हैं और नेगेटिव स्पेस चार्ज पी साइड में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस आपके अकर हो जाते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं, एक प्रकार से न्यूट्रल बना देता है उसको डिप्लीशन चार्ज। इन एन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर विच वन इज करेक्ट? तो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करें तो इनपुट इम्पीडेंस इसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आउटपुट इम्पीडेंस उसका 0 होता है। बैंडविड्थ उसकी इनफाइनाइट होती है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो उसका इनफाइनाइट होता है। स्लीव रेट उसका इनफाइनाइट होता है। इन अ सेल्फ बायस सर्किट, एक सेल्फ बायस सर्किट है, स्टेबिलिटी फैक्टर आपको दिया है कीपिंग आईसीयू एंड बीटा कांस्टेंट इज। देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, माइनस बीटा अपॉन आरबी प्लस आरई 1 प्लस बीटा। ओके, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले सेल्फ वायर सर्किट पता होना चाहिए। सेल्फ वायर सर्किट जैसे ही आप बनाएंगे, मैं बता देता हूँ इस प्रकार से बनता है वो। ठीक है, सेल्फ वायर सर्किट होता है। यहाँ बेस टू एमिटर वोल्टेज की इक्वेशन होती है एक, और आपकी स्टेबिलिटी फैक्टर डेल आई सी अपॉन डेल्टा वीई होता है। और आप फाइनली जो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी है, माइनस बीटा अपॉन आर बी प्लस आर ई 1 प्लस बीटा। फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला होता है प्रोपोगेशनल डिले टाइम इनटू पावर। नेक्स्ट है, in a 100% amplitude modulated signal, if the total transmitted power is P, then the carrier power will be। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, देखिए पी टी इक्व टू पी सी 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2। पी टी यहाँ पे पी दिया है आपको, और एम स्क्वायर की वैल्यू आपको 100% एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1/2 जो कि बराबर आएगा आपके 2/3 पी के। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कैपेसिटर हैविंग लोएस्ट कैपेसिटेंस हैज मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एयर। कितना होता है वैल्यू, 1। यहाँ क्वेश्चन है कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल पेयर फॉर बीटी 25 मिलीवोल्ट एंड बीटा इक्वल्स टू 100 विल बी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस पूछा है ना कि जेड की वैल्यू पूछी है, देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक है, बीटा की वैल्यू दी है, जेड दिया है, बीटी दिया है, बीटी दिया है, और आईटी के ओके वैल्यूज ऑल आर गिवन। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, फॉर्मूला इनपुट इम्पीडेंस का होता है बीटा इंटू बीटी अपॉन आईटी। ठीक है, आईटी आपका टोटल एमिटर करंट है यहाँ, तो इनपुट इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, 100 इंटू बीटी की वैल्यू दी है और आईटी की वैल्यू भी दिया है, 500 ओम आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर फॉर मैच्ड लोड कंडीशन इज। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर में क्या हो जाती है एफिशिएंसी, 50%। नेक्स्ट है, एक ट्रांसड्यूसर है जो कि कन्वर्ट करता है मेजरेंड इनटू द फॉर्म ऑफ पल्स। यहाँ पे पल्सेस की बात आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट है द डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ लेड एसिड सेल, तो आंसर आपका 2.1 वोल्ट। एक पावर एम्पलीफायर है जो कि 25 वॉट को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, 4 ओम का स्पीकर लोड है, डीसी इनपुट पावर 40 वॉट है। एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना डिलीवर कर रहा है, 25, और इनपुट आपको कितना है, 40। सॉल्व कर लेंगे आप, कितना आ रहेगा, 62.5%। नेक्स्ट है द आउटपुट impedance of a voltage series feedback is 10 ohm। ठीक है, if the gain of the basic amplifier is 100 और फीडबैक फ्रैक्शन है आपका 0.01, आउटपुट इम्पीडेंस कितना होगा विदाउट फीडबैक,
इसको करने का तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्मूला ये आपके सामने है। जेड आउटपुट इम्पीडेंस जेड आउटपुट अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा, सारी वैल्यूज गिवन है, जेड आउटपुट आपको निकालना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैरीज नेट, तो ये क्या होता है, जीरो चार्ज, ठीक है। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल जीरो चार्ज होता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है तब हमारे अलग अलग करंट की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ हार्टले ऑक्सीलेटर। तो देखिए हार्टले ऑक्सीलेटर की बात करें तो आंसर इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 प्लस L2 इंटू सी। Which one of the following transducer requires power supply for its operation? तो देखिए कौन सा ऐसा ट्रांसड्यूसर है पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो है आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। रिक्वायर्स एक्सटर्नल पावर, आपको पता है कि पैसिव ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट उनको रहती है, तो उस इनमें से जो आंसर है आपका थर्मिस्टर होगा, जो कि टेम्परेचर मेजर प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ये सर्किट क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सर्किट हमारा जो है ये है आपका हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ डिफरेंस और बोरो आपको दिखाई दे रहे होंगे, डिफरेंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है ए एक्स और बी आता है डिफरेंस, ठीक है। और बोरो आपका यहाँ पर निकलता है ए बार बी। एनर्जी बैंड गैप ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, तो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं कहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रहता है ऑप्शन के हिसाब से। For a given range of frequencies, the required capacitance turning ratio can be calculated as। कैपेसिटेंस टर्निंग रेशियो जो होता है एक प्रकार से इसका सी मैक्स अपॉन सी मिन एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एफ एफ मैक्स अपॉन एफ मिन का होल स्क्वायर ये बनाता है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ए सर्किट कौन सा है, तो ए आपका है हाफ एडर, ठीक है। यहाँ सम और कैरी दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो सम आपका सेम आता है जैसे सब्ट्रैक्टर का आता है ए एक्स और बी, और कैरी आपकी आती है ए बी। ड्यूअल फॉर्म ऑफ ए प्लस बी, ए इंटू बी। इंडक्टर इज अ टू टर्मिनल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस whose voltage is proportional to the, तो आप अच्छे से जानते हैं P इक्वल्स टू आई एल बी एल, वी एल इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, सो डेरिवेटिव ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ओके सॉल्व नहीं है तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, केबीएल लगाते हैं यहाँ पे 20 माइनस 0.7, ठीक है। फिर से एक डायोड है तो माइनस 0.7 और माइनस 5.6 किलो ओम इंटू आई, तो यहाँ से आई को निकाल लेना है आपको, लगभग 18 पॉइंट सॉरी आई आई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 3.3 मिली एम्प्स, और B2 आपसे निकाल ही लेंगे, ठीक है। एक बार करंट आ गया तो 18.6 आप वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू I इंटू R। When a capacitor is connected across a battery for a long time, it becomes कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा आपका डिफेक्टिव और ओपन सर्किट हो जाएगा। 100 ओम का रजिस्टर है, उसका कंडक्टेंस क्या होगा, तो G इक्वल्स टू 1 अपॉन R होता है, तो 1 अपॉन 100 यानी कि 0.01 S हो जाएगा आंसर, सीमेंस में आएगा। व्हेन टू इक्वल वोल्टेजेस ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी बट अ फेज शिफ्ट जो कि बराबर नहीं है 0 डिग्री और 90 डिग्री के आर अप्लाइड टू अ CRO बी ऑब्टेन, तो इसका आंसर होगा, कई बार हमने देखा है पिछली क्लासेस जो हुई होंगी, ठीक है, उनमें हमने देखे थे, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री में एक एलिप
फॉर्म हो जाता है। एक फोटोडायोड है फॉर अ हाई स्पीड ऑपरेशन द डिप्लीशन रीजन मस्ट बी, ठीक है। तो हाई स्पीड ऑपरेशन में डिप्लीशन रीजन आपका बिल्कुल कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ द आई एट इतने माइक्रोमीटर द वैल्यू ऑफ रिलेटिव आई सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका फॉल्स टू नियरली 100 होगा, ठीक है। जो रिएक्टिंग पावर होती है ह्यूमन आई की लाइट वेव्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट वेवलेंथ की, वो पर्सन से पर्सन वेरी करती है, तो और एज के हिसाब से भी वेरी करती है। तो एवरेज रिलेटिव सेंसिटिविटी जो होती है वो आपकी लगभग 100 के करीब। सो नेक्स्ट इज फॉलोइंग सर्किट इज वन सेकेंड, द फॉलोइंग सर्किट इज ऑफ आ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है आपका यहाँ पर आंसर आप देख लेंगे तो ए बार डॉट बी बार आएगा, और इसको हम ए प्लस बी का बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का बार क्या हो जाएगा आपका बबल्ड एंड गेट, ठीक है। तो बबल एंड गेट इज द राइट आंसर। What is the frequency of the applied voltage decreases in a parallel RL circuit? तो जेड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हैं, तो इम्पीडेंस आपको पता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो जेड इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो आर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो जेड है वो आपका डिक्रीज करेगा, जेड इक्विवेलेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। So next question is here, for the identical silicon diodes assuming RF to be 0, the value of ID2, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ID1 और ID2 जो है, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि डिवीजन हो रहा है दोनों में, बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं है। तो ID2 अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 0.7 अपॉन जो 0.33 के है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा तो 0.66 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा आपका 14.09। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट फॉर रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर विथ आरबीबी ईटा बीबी आईबी एंड आईपी द वैल्यू ऑफ आर बी वन एच। तो यहाँ हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, 128 नंबर का एक क्वेश्चन है। Okay, it's not there. सो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको, ईटा को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ईटा जो होता है आपका, आपसे आर बी वन पूछा होगे, वन सेकेंड, तो ईटा की वैल्यू होती है आर बी वन अपॉन आर बी बी, ठीक है। ईटा दिया है 0.6 और आर बी बी कितना दिया है 5 किलो ओम, तो आंसर क्या रहेगा आपका 3 किलो ओम। Next, the basic current, the basic circuit connection using operational amplifier is shown below. The output voltage is given by, तो आंसर क्या होगा इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस आर एफ अपॉन आर वन बी आई। तो ये कैसा है, एम्पलीफायर है आपका, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज देयर। द मोशन ऑफ आयन चार्जेस इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड, आंसर इज आयनाइजेशन करंट। To distinguish between signal having very close values, we need an instrument with, तो हमको कैसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सर्किट एक्ट्स एज, ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है ये आपका किस प्रकार का है, टू वे ट्रांजिस्टर एनालॉजी आपने पढ़ी होगी। तो टू वे ट्रांजिस्टर एनालॉजी किसके बारे में होता है, किस टॉपिक में होता है, एस सी आर के बारे में। तो एस सी आर इज द आंसर।
दो आइडेंटिकल एम्पलीफायर हैं जिसकी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH है और जो कैस्केडेड है विथ नेग्लिजिबल लोडिंग इफेक्ट। व्हाट इज द मॉडिफाइड FH नाउ? तो जो मॉडिफाइड देखो इसका फॉर्मूला जो थोड़ा होता है वो ऐसा होता है कुछ, FH डैश इक्वल्स टू FH अंडर रूट ऑफ 2 की पावर 1/n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1/n है वो 2 की पावर 1/2 हो जाएगा क्योंकि डबल है, -1। तो ये डबल अंडर रूट आपके लग जाएंगे, तो डबल अंडर रूट में अंडर रूट ऑफ 2 - 1 और FH तो था आपका पहले से, तो आंसर क्या निकल के आ गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, फॉर अ मैसेज सिग्नल आपको MT दिया है cos 2 pi FMT और कैरियर फ्रीक्वेंसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ SSB सिग्नल? देखो SSB सिग्नल का मतलब होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है cos 2 pi FC प्लस FM इंटू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी सिंपल है एक्चुअली में, अगर आप करेंगे सॉल्व, ये 30-30 पैरेलल में है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर 5 सीरीज में है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 20 आपका हो जाएगा पैरेलल में 20 के साथ। सबको सॉल्व करने के बाद आंसर आपका 20 ओम निकल के आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द एमीटर बायस नेटवर्क शोन बिलो द कलेक्टर करंट आपसे पूछा गया है। तो दोबारा से IC क्वेश्चन हम क्या अप्लाई करेंगे? हाँ, बीटा IB। ठीक है, तो सेम आपको क्या करना है, IB निकालना है। हम पहले पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था उसी प्रकार से, तो डायरेक्ट कर देते हैं BCC। ठीक है, माइनस बेस टू एमीटर वोल्टेज VBE और अपॉन नीचे में क्या आएगा, बेस रजिस्टेंस RB। BCC आपको 20 दिया है, VBE आपका 0.7 है, RB आपका 430 किलो ओम है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रखोगे तो बेस करंट आ जाएगा। जैसी बेस करंट आएगा, बीटा आपको 50 दिया है, 50 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, लगभग 44 मिली एम्पियर आपका बेस करंट आएगा। हाउ मेनी कनेक्टिंग टर्मिनल्स डज एन SPDT स्विच है? SPDT स्विच जो होता है वो सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच होता है, और इसके जो कनेक्टिंग टर्मिनल्स होते हैं वो एक सिंगल इनपुट होता है, स्विचिंग होता है दो आउटपुट के बीच में होता है, 3 टर्मिनल्स टोटल होते हैं। In a full wave rectifier, the DC load current equals 1 ampere. How much DC current is carried by each diode? तो फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, हाफ हाफ दोनों करंट लेंगे, तो 0.5 इज द आंसर। नेक्स्ट है ट्यूनिंग मीन्स क्या होता है? ट्यूनिंग मीन्स ऑब्टेनिंग रेजोनेंस एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बाई वेरिंग आइदर 1 रूट LC आप जानते हैं, L और C की वजह से ही रेजोनेंस कंडीशन अकर होती है। मल्टीप्लिकेशन करना है दो बाइनरीज नंबर्स का। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बाइनरीज नंबर का दो मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। ठीक है, 11.01 इंटू 10.11, तो काफ़ी कैसे करेंगे आप, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ लगभग देखते हैं, 11.01 इंटू 10.11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 कैरी 0, 1 1 जा 1 1। ठीक है, फिर दोबारा से 1 का करते हैं, तो 0 सॉरी 1 0 1 1। तो इस प्रकार से आप करते रहेंगे तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा, बताया था 1000.1111, सॉरी आपको आंसर जो मिलेगा वो D मिलेगा। ठीक है, नोट दिस। इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ CRO, इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली हाई होता है, 1 मेगा ओम। ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ एन चैनल, ठीक है, एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था इसी प्रकार से, BGS माइनस BTH, ड्रेन करंट होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ऑक्टल नंबर आपसे पूछा गया है, ऑक्टल नंबर आप निकाल ही लेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे पहले तो आप। ठीक है, 236 दिया है, तो 2 पहले डेसिमल आप ले आए नॉर्मल, और फिर उसको 8 से डिवाइड कर दें, तो 1066 आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से, एक फिक्स्ड बायस सर्किट है जहाँ बीटा दिया है, बीसीसी दिया है, आरसी दिया है, आरबी दिया है, बीसीई पूछा है आपसे, ठीक है। फिर से आप स्क्रीन पे देखें, आई बेस करंट निकालना, ठीक है, फिर आई सी इक्वल टू बीटा आई भी निकालना। 3 बार एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट आपका ऑप्शन नंबर ए, जैसा आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है, जिसमें निगेटिव रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। टनल डायोड क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस इसके अंदर होता है। सी आपका जंक्शन कैपेसिटेंस है, ठीक है, और ये कनेक्टिंग लीड्स का रेजिस्टेंस है। पावर डिसिपेटेड इन अ 10 ओम रजिस्टर, काफी सिंपल है क्वेश्चन है। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद आप क्या करेंगे, टोटल करंट निकाल लेना। टोटल करंट आपका आ जाएगा आई, टोटल करंट जो भी आएगा, और फिर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर कर देना। काफी सिंपल है, मैं बता देता हूँ। आर इक्विवेलेंट 55 ओम आएगा, टोटल करंट 1 एम्पियर आएगा। कौन सी मीटर की हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है, तो पीएमएमसी मीटर होता है, उसकी हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट है, व्हेन द मूवेबल प्लेट्स ऑफ एन एयर गैंग कैपेसिटर completely overlap the fixed plates, then the capacitance of variable capacitor is, आंसर इज मैक्सिमम, ठीक है। सी इक्वल टू अपसालन ए अपॉन डी, जब मूवेबल प्लेट्स होती है एयर गैंग कैपेसिटर के अक्रॉस कंप्लीटली ओवरलैपिंग होती है इसमें फिक्स्ड प्लेट की, ठीक है, देन द कैपेसिटेंस क्या कहलाता है, सी इक्वल टू अपसालन ए अपॉन डी, और आंसर इज द मैक्सिमम। हाउ मेनी इक्वेशंस आर नेसेसरी टू सॉल्व अ सर्किट विथ टू प्रिंसिपल नोड्स, फॉर्मूला इज n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएंगे तो सीरीज आरएल सर्किट का क्या होगा, सीरीज आरएल सर्किट का यहाँ पे आप जानते हैं जेड जो होता है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये पता ही है आपको। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर, टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। और यहाँ पे हम क्या बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सएल भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सएल क्या होता है 2πfl, ठीक है। तो क्या क्या बढ़ना चाहिए, इम्पीडेंस भी बढ़ेगा और फेस एंगल भी आपका बढ़ेगा। तो ये था 2018 का पेपर केबीएस का, ठीक है। आप और ट्राई कीजिए इसको, एक बार देखिए पेपर को, है ना।